नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल स्टेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है तो कंप्यूटर साइंस का कल पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 9 से 10 टॉपिक ऐसे कराने जा रहा हूं जिससे कि आप आराम से 15 से 20 मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले जस्ट पहले मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आराम से रिवीजन करके जाओ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस लिया है। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था 15 से 16 टॉपिक जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले कर लेने हैं। उनमें जो भी टॉपिक थे उन सबको मैंने ऑलरेडी पिछले के वीडियो में करा रखा है, तो वो अगर आपने देख लिया होगा तो जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचे रह गए हैं या फिर जिनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा उनको मैंने बस एक ही वीडियो में यहाँ पे कंबाइंड कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज में आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक मुख्य रूप से गेम में यूज होता है। बाकी यहाँ पे लाइट पेन हो गया, लाइट पेन जो कि लिखने वाला होता है। टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और OMR हो गया जो कि हम नॉर्मली जो एग्ज़ाम में OMR जो करते हैं सर्कल, ये वही चीज़ है। वेब कैमरा हो गया, कार्ड रीडर हो गया। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया जिस पे आप इस चीज़ को देख रहे हो। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर जो कि बड़े बड़े जो बैनर वगैरह होते हैं उसके बनाने में यूज होता है। स्पीकर हो गया जिससे आप सुनते हैं। हेडफोन आगे हो गया जो कि लगा के आप कोई भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से 1 से 2 सवाल आपको निश्चित रूप से, पिछले बार भी स्टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या दिखने के हर शिफ्ट में एग्जाम में हर शिफ्ट में ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सवाल पूछा जा रहा था। तो इस बार भी चांस है कि आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बस यही ध्यान रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो और आपको बार बार इस चीज़ों को सुबह तक देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर होता है, थर्ड जनरेशन में IC जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो कि अभी के जनरेशन में हम जितना भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन ही है जो कि VLSI मॉडल पर आधारित है। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है VLSI मॉडल उस पर ही आधारित है। फिफ्थ जनरेशन में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बुलियन लॉ फार्मूला से पिछली बार जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी लॉ से सवाल पूछा गया था। ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको आइडेंटिटी लॉ से फार्मूला ये पूछा गया था। बाकी ये आइडेम्पिटेंट लॉ जो आपको दिख रहा है यहाँ से भी एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो ये आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें जैसे कि आपको 10 जो अलग अलग लॉ दिख रहे हैं जिसमें कि आप कॉम्यूटेटिव लॉ जो सबसे पहला है जिसमें कि A + B = B + A हो जाता है, या A × B = B × A हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ में हो जाता है। एसोसिएटिव में आप देख सकते हो यहाँ पे A + B ब्रैकेट में है, +C = में A, यहाँ पे A को हमने बाहर रखा, फिर बाकी इस B + C को हमने ब्रैकेट में कर दिया। फिर हमने सेम चीज़ को मल्टीप्लाई के साथ भी किया, ये वही सेम चीज़ है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप देख सकते हो कि सेम चीज़ नहीं हो रहा है। एसोसिएटिव में था कि हम सेम साइन का यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी कि अलग अलग साइन का यूज़ कर रहे हैं कर्व। और यहाँ भी हमने 3 वेरिएबल लिया है, यहाँ भी हमने एसोसिएटिव में भी 3 वेरिएबल लिया था। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो जो लॉ है इसमें आपको 3 वेरिएबल का यूज करना है। ये एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करता है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे वेरिएबल रखना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे * B + C किए तो ये इंटू वाला जो है दोनों के साथ आएगा A × B + A × C। बाकी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इंटू के साथ लिया था तो हमने यहाँ पे A+ के साथ लेंगे। A+ में ब्रैकेट में आएगा B × C को हम यहाँ पे अलग अलग A + B × A + C कर देंगे। आइडेम्पिटेंट लॉ, इससे आपको निश्चित रूप से इस बार के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये आप ध्यान करके चाहें A + A = हमेशा A होता है, A × A = हमेशा A ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइडेम्पिटेंट लॉ जो होता है ये एंड और ऑर गेट पे आधारित है। चलिए उसका एक के ऊपर आपको डबल अगर बार दिखे तो इसका एक मतलब ही हो जाता है A, यानी कि इन्वोल्यूशन निगेशन लॉ। अगला हो जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि A+ में A × B है, यानी कि यहाँ भी A है यहाँ भी A है। तो यहाँ पे A+ में A × B है तो इसका वैल्यू A ही हो जाएगा।
अब बाकी यहाँ पे a इंटू में a प्लस बी है, यानी कि इंटू इंटू एक बार a को हमें इंटू में रखना है, एक बार a को प्लस में रखना है, और बाकी जो दो वेरिएबल है उसको एक बार प्लस एक बार इंटू में रखना है। तो दोनों का वैल्यू हमेशा a ही होगा। ये आपको फार्मूला ये भी ध्यान होना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ में आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी जैसे ही आएगा 0 और 1 से एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। आइडेंटिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि हमको आउटपुट में हमेशा a ही लाना है, एब्जॉर्प्शन में भी ए ही लाना है। तो ये भी आपको इस तरह से कुछ आप सेटिंग करके रखोगे तो आपको थोड़ा माइंड में अगर आप सेट करके रखोगे तो आपको ये एग्जाम में याद आएगा। 0 + 1 = 1 ए होगा, और 1 इंटू ए इक्वल टू ए होगा। डोमिनेंट लॉ में आपको ध्यान रखना है डोमिनेंट, यहाँ डोमिनेंट का मतलब है जो आपको जो आंसर आएगा वो 1 0 में आएगा, और कॉम्प्लीमेंट में भी 1 0 में आएगा। तो यहाँ डोमिनेंट में 1 प्लस में ए अगर हम करेंगे तो ए आएगा, 0 इंटू में ए करेंगे तो ये 0 आएगा। चलिए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे आपको ये थोड़ा आसान है, एक यहाँ पे ए डैश प्लस में ए इक्वल टू में हो जाएगा कितना 1, और उसके बाद ए डैश इंटू ए, या ए बार इसको कर सकते हैं इंटू ए बार इक्वल टू में 0। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ जो ये आपको नीचे जो फार्मूला दिख रहा है इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसे आप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लें, जो कि आपके लिए आसानी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पूरे 10 फार्मूला को 1-2 बार आप जरूर लिख लें ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगला टॉपिक आ जाएगा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर तो वैसे काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैंने पूरा इसका कवर अप अपने चैनल पे नहीं किया है, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके बेसिक सवाल तो जरूर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर के आपके यहाँ पे टाइप्स देख सकते हैं कि एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। लीनियर का मतलब है सिमिलर टाइप का वेरिएबल आपको यूज करना है। एरे जैसे एरे है, इसमें भी आपको सेम टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करना है। लिंक्ड लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट जो होता है इस नोड कंटेंट डाटा, जिसमें 2 आपको नोड होंगे, जो कि एक जो नोड होगा वो डाटा को कंटेंट करेगा और एक जो नोड होगा वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड को कंटेंट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्टैक जो होता है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो पे ये काम करता है। क्यू जो होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे होता है, यानी फीफो पे काम करता है। बाकी यहाँ पे नॉन लीनियर की बात करेंगे। नॉन लीनियर में एक ट्री होता है और एक ग्राफ होता है। ग्राफ हमने लिखा नहीं, बट नॉन लीनियर का एक टाइप से ट्री भी होता है, ग्राफ भी होता है। ट्री में आपको मुख्य रूप से बाइनरी ट्री को याद रखना है। बाइनरी ट्री में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो नोड जो पेरेंट जो नोड होगा, यानी कि सबसे ऊपर का जो नोड होगा वो हमेशा ऊपर का जो नोड होगा उसके लेफ्ट में हमेशा उसका छोटा नोड आएगा और राइट में हमेशा उस नोड से बड़ा, यानी पेरेंट नोड से बड़ा नोड आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे जब भी आप उसको लेफ्ट में रखोगे कोई नोड को, तो वो अपने पेरेंट नोड से, यानी कि अपने जो आप उसका जो एक नोड होगा उससे वो हमेशा लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा। ये जो आपको जो टर्म है ये आपको ध्यान रखना है बाइनरी ट्री में। तो बाइनरी ट्री इसी पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है। पोर्ट नंबर से सवाल निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोकॉल नेम, पोर्ट नंबर एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इको जो होता है, इको का पोर्ट नंबर 7 होता है और ये टीसीपी यूडीपी पे यहाँ पे ये काम करता है। टीसीपी का मतलब टीसीपी जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। टीसीपी हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी जो होता है कनेक्शन लेस होता है। बाकी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट जो होते हैं 2 to the power 16 होते हैं, और यहाँ जबकि 0 से 1023 जो होता है वेल डिफाइंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफटीपी आपको मुख्य रूप से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका पोर्ट नंबर 20 और 21 होता है। 20 जो होता है ये डाटा को कंटेंट करता है, 21 जो होता है ये कंट्रोल करता है। 21वां जो होता है वो कंट्रोल करता है। तो ये जो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ये टीसीपी पर आधारित है। बाकी आगे सिक्योर सेल है एसएसएच, तो ये 22 है, ये भी टीसीपी पे आधारित है। टेलनेट जो है ये सब मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने आपको नेटवर्किंग का 30 मिनट का जो एक वीडियो इन 1 क्लास जो रखा हुआ है उसमें मैं आपको ये पूरा टर्मिनोलॉजी नेटवर्किंग का मैंने 30 मिनट में पूरा लेक्चर कराया हुआ है, जिससे कि आप पूरा रिवीजन कर सको। अगर अभी भी अगर आपको नेटवर्किंग में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर ले। उस वीडियो से आपको 5 से 7 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलनेट जो है ये इसका जो पोर्ट नंबर है वो 23 है और ये भी टीसीपी पर आधारित है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी पोर्ट नंबर इसका 25 है, ये भी टीसीपी पर आधारित है। डीएनएस है, इसका पोर्ट नंबर 53 है, ये यूडीपी पर आधारित है।
बाकी आगे DHCP जिसका पोर्ट नंबर यहाँ पे 67 68 है, ये UDP पर आधारित है। TFTP जो कि 69 है इसका पोर्ट नंबर, ये भी UDP पर आधारित है। HTTP ये बहुत बार पूछा गया है, इसका पोर्ट नंबर 80 है और ये TCP पर आधारित है। POP यहाँ पर जो है POP जो है इसका जो पोर्ट नंबर है 110 है, ये भी TCP पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे NTP का जो पोर्ट नंबर है ये 123 है, ये UDP पर आधारित है। ये मैंने UDP वाले को रेड कलर से यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए HTTPS ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 443 है, इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ये भी TCP है। RIP जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है 520 है इसका पोर्ट नंबर और ये भी UDP पर आधारित है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको DHCP जो भी टर्म यहाँ पे आए हैं, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, और यहाँ पे POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म का कुछ यहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको 2 सवाल आपको निश्चित रूप से फुल फॉर्म से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये मैंने कुछ मोस्ट जो आपको ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं और स्टेट में भी पिछली बार आए हुए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है एक ही वीडियो में। वैसे ऑलरेडी मैंने फुल फॉर्म से रिलेटेड एक और वीडियो इस चैनल पर बना रखा है, उसको भी नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आपको बस 1 बाय 1 इसको ये 1 शॉट आपको देख लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आप आराम से याद कर पाओ। तो यहाँ पे मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, GSM जो कि पिछली बार पूछा भी गया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GPRS भी पूछा गया है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CDMA पिछली बार पूछा गया है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, DNS डोमेन नेम, यहाँ पे नेम होगा यहाँ पे छूट गया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि मैंने आपको इनपुट डिवाइस वाले में बताया था MICR। OCR भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, PROM ये रोम का तीनों टाइप है। PROM में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM है ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर को आप कंप्यूटिंग भी यहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है। बाकी रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए फुल फॉर्म्स को मैंने यहाँ पे आपको लगभग जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको कवर कर दिया। अगले यहाँ पे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अगला स्लाइड OSI मॉडल है। वो OSI मॉडल से आपको 2-3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मली सीधा आपको कोई टर्म दे देगा, पूछेगा या किस लेयर से है, तो आपको सिंपल सा इसको याद रखना है। यहाँ पे आपको फिजिकल लेयर में याद रखना है, मॉडेम होता है, हब होता है, रिपीटर होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इन सारे टर्मिनोलॉजी को मैंने नेटवर्किंग वाले वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपको इन सब टर्म में कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 10 सवाल देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे और बहुत आसान सवाल होते हैं, और नेटवर्किंग का सवाल गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा लिंक लेयर, फ्रेम, स्विच और ब्रिज, इसमें ये 3 टर्म आपको नॉर्मली मिलेंगे। नेटवर्क लेयर में IP, राउटर्स, पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर ये हर्ट ऑफ OSI मॉडल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सेगमेंट वर्ड आए तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ जाना है। सेशन लेयर में आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट होता है। जैसा कि आप बैंक का कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें आपको एक सेशन रहता है, जितने टाइम में आपको ट्रांजेक्शन को करना है, ये सब सेशन लेयर में है। प्रेजेंटेशन लेयर, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जो कि आप व्हाट्सएप जो यूज करते हैं उसमें भी इसका काफ़ी यूज होता है। बाकी आप बैंकिंग साइट जो यूज करते हो उसमें भी इसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज होता है। एप्लीकेशन लेयर में लॉगिन एंड पासवर्ड चेकिंग जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर में होता है। ये यूजर इंटरफेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे OSI मॉडल के ये आपको 7 लेयर जो बताएं, ये इनसे आपको 2 से 3 सवाल इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से इस स्लाइड से आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको ये सारा जो टर्म है आपको अच्छे से याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अंतिम स्लाइड आ जाता है इन्वेंटर। यहाँ से भी आपको एक या दो सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इस बार जो अभी बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर में सवाल पूछा गया था उसमें फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था, जो कि चार्ल्स बेबेज था। ये पहला ही यहाँ पे जो कि सबसे आसान सवाल कंप्यूटर में एक फादर ऑफ कंप्यूटर ही था। बाकी तो सवाल थोड़े टफ टाइप के थे, लेकिन आपको थोड़े आसान सवाल ही ज़्यादातर मिलेंगे। पिछली बार भी इनमें से काफ़ी सारे सवाल स्टेट 2019 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को इसको हम शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज जो है इसके जो इनको जो बनाया था ये डेनिस रिची साहब थे। डेनिस रिची आपको ध्यान रखना है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेनिस रिची ने बनाया था एंड केन थॉमसन ने बनाया था। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज था, बी यहाँ पे साइलेंट है, जारने एस्ट्रोस्ट्रप हैं, ये सी प्लस प्लस हैं। जावा जो लैंग्वेज है ये जेम्स गॉसलिंग ने लिखा था। बाकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस थॉर्डवेल्स ने लिखा था। RDBMS ये आपको बहुत बार पूछा गया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS यहाँ पे बी छूट गया है, RDBMS। तो यहाँ पे इसका जो इनको जो बनाया था, ये जो इन्वेंट किया था, ये डॉक्टर EF कॉड थे। WWE टिम बेर्नर्स-ली ये बहुत बार पूछा गया। AI जो है ये भी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर का काफ़ी सारा, उसमें ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा था। AI जॉन मैकार्थे। सुपर कंप्यूटर सैमोर क्रे, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल आपको, सुपर कंप्यूटर वाला ये आपको ध्यान रखना है, सैमोर क्रे। और अगर आपको पूछा जाए सुपर कंप्यूटर को इंडिया में किसने बनाया था, तो ये VP भटनागर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो VP भटनागर। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को टिमोथी पैटरसन ने बनाया था। गूगल लैरी पेज, एंड्रॉयड एंड्री रूबिन। तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी स्लाइड था वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार अगर आप 2x के स्पीड पे भी देख लेते हो तो निश्चित रूप से आप 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। तो कल आप लोग का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से दें। आपको हर क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट लेना है। 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का होना है, बाकी 50 सेक्शन जो है वो अदर का है। तो 100 नंबर का जो आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर यही होता है कि आपका जो आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही कोई ऐसा कीवर्ड आपको मिल जाएगा जो कि सेम सा कीवर्ड आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा। तो अगर आपको जहाँ समझ नहीं आए तो अगर कीवर्ड से कीवर्ड मैच करे तो उसी को मारे, और 99% प्रोबेबिलिटी रहेगी जो वो सही जवाब होगा। तो यही मैं आप लोग को कहूँगा। तो अब तक आप लोगों ने जो भी तैयारियाँ की हैं उसको कल आप अच्छे से एग्ज़ाम में ठंडे दिमाग से आप क्वेश्चन को पढ़ें और आराम से अटैम्प्ट लें, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपका कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस आपका ये एक प्री एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई में फिर बैठना है, वहाँ पे आपका स्कोर मैटर करेगा। यहाँ पे आपको बस क्वालिफाई करना है। तो अगर आपने इस स्लाइड को पूरा देख लिया है, अगर आपको इस स्लाइड से आप जब कल एग्ज़ाम दे के आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कितना इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। बाकी मुझे इतना पता है कि इस वीडियो से आपको 15 से 20 सवाल निश्चित रूप से दिखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। जितने भी स्टेट 2019 के अब ये 2023 के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आपका अभी सफ़र थोड़ा ज़रूर लंबा होने वाला है, तो मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूँगा। कंप्यूटर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 2019 के जितने भी जो टॉप लिस्ट जो कैंडिडेट कंप्यूटर के हैं वो सारे के सारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जितने भी कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। फिर आपका इसके बाद बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होगा, वहाँ भी मैं आपको तैयारियाँ करवाऊँगा और कैसे क्या तैयारी को अंजाम देना है वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो यही मैं कहूँगा, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े, और जितने भी कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं वो अपने एक दूसरे साथी को ये चैनल को आप सेंड करें और सबको बोलें इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप अपने घर में जो और भी डिवाइस है उससे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। तो चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।